नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज एक केस स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे आगे भी बहुत सारे केस स्टडीज किए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर। तो आज का भी जो टॉपिक है ये है फैमिली रीयूनियनिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो फैमिली रीयूनियन कहते हैं या स्पाउस केस कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली इटली के ऊपर। इटली के बहुत सारे केसेस जहाँ से अप्लाई होते हैं स्पाउस वीज़ा के, और जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके केसेस यहाँ पर हम भी अप्लाई करते हैं, और भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं वो भी अप्लाई करते हैं। तो आज जो हमारे पास एक केस, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस आया है, उसका जो केस स्टडी है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं ये बता दूं कि रिक्वायरमेंट क्या रहती है जब भी किसी ने इटली जाना है। तो मैंने बहुत सारी हमारी इटली की वीडियोज़ हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ के लेकर चलें, चाहे वहाँ के टूरिस्ट वीज़ा को लेकर चलें। तो मैंने इटली के अभी जो पेपर भी ओपन हुए हैं उसकी भी वीडियो अभी कुछ दिन पहले डाली थी। उसमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो किस तरीके से वहाँ पर जो लोग इलीगल रह रहे हैं वो कैसे रेगुलराइज हो सकते हैं। जिन्होंने वो भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फैमिली रीयूनियन केसेस, स्पाउस केसेस ऑफ इटली के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी इटली के अंदर है, जहाँ बच्चे इटली के अंदर अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं पर वहाँ पर इटली में परमानेंटली, तो कैसे बुला सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बारे में वो ही लोग बता सकते हैं जो टेक्निकल हो। तो ऐसे ही पहले एक पर्सन ने केस अप्लाई किया यहाँ से किसी और कंसल्टेंट के थ्रू फैमिली रीयूनियन का। उसका केस मतलब अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद उसकी वाइफ भी वहाँ पर बड़ी परेशान है, और वो जो जिसने अप्लाई किया हुआ था केस वो भी परेशान है। अभी सर्च कर रहे हैं नेट के ऊपर, क्योंकि रिफ्यूज़ल होने के बाद ही ढूंढते हैं कि कौन सा एक्सपर्ट पर्सन है इटली से रिलेटेड या यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड। देखने के बाद फिर क्राउन इमिग्रेशन वाले मिलते हैं, फिर आकर वो हमें पूछते हैं। अभी भाई साहब मिस्टर कुलदीप कुमार जी हैं हमारे साथ, इन्होंने अपना केस अप्लाई किया था। मैं मिस्टर कुलदीप जी से भी मिलाता हूँ। अभी ये मिस्टर कुलदीप जी हैं। मिस्टर कुलदीप जी, थोड़ा ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर रावड़ी, विलेज रावड़ी, जिला जलंधर के रहने वाले हैं। तो आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया था इटली का? फैमिली वीजा अप्लाई किया था। तो आपकी वाइफ वहाँ पर है? हाँ जी। तो मैरिज कब हुई थी आपकी? मैरिज 2018 में हुई। 2018 में हुई थी। तो वीज़ा आपने कब अप्लाई किया था? वीजा 2019 में दिसंबर महीने अप्लाई किया था। ठीक। तो जनवरी महीने रिफ्यूज हो गया वीजा। तो ये वीज़ा क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई किया था या किसी और एजेंट के थ्रू? किसी और एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था। हाँ जी। तो जब रिफ्यूजल हो गया, रिफ्यूजल कौन से महीने में हुआ था? ये जनवरी में होगा था। जनवरी 2020 में हुआ। हाँ जी। तो जनवरी 2020 में जब रिफ्यूजल हुआ है, रिफ्यूजल के बाद वो एक नोटिफिकेशन देते हैं रिफ्यूज करने से पहले। हाँ जी। कि अगर हम ये केस आपका रिफ्यूज करने जा रहे हैं कि अगर आप इसके ऊपर कुछ भी जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं तो बताइए। तो आपने उनको कोई रिप्लाई किया था फिर? नहीं, उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था। मतलब रिप्लाई किया नहीं कुछ? नहीं, हमने रिप्लाई नहीं किया। हमने टाइम मांगा था तो, 1 मंथ का। अच्छा। तो उन्होंने वो फाइल वापस कर दिया 13 दिन के बाद में। ठीक है। तो फिर उन्होंने रिफ्यूज करके वापस कर? हाँ जी। फिर तो फाइल वापस भेज दी। उसके बाद आपने हमें कैसे फाइंड आउट किया? हमने फेसबुक में आपको ढूंढा इनके। ठीक है, वहां पर ढूंढा। फिर आप जाकर हमें हाँ जी। किया। हाँ जी। तो इन्होंने मिस्टर कुलदीप कुमार, पहले इन्होंने फोन किया, फिर इनकी वाइफ ने वहां से फोन किया हमें कि हम आपसे केस ये डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ जी। तो क्योंकि फोन बहुत आते हैं हमें, फोन आते बहुत है तो हम प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाते। तो मैंने इनको कहा, इनकी वाइफ को भी कहा कि आगे स्पेशली मिलो तो मैं केस स्टडी करने के बाद बता पाऊंगा कि कितने चांसेस हैं। तो जब ये मेरे पास आए, इनके केस में मैं बार बार बताता हूँ कि हम एक्सपर्ट हैं इस टाइप के केसेस में, फैमिली रीयूनियन केसेस के, शेंगन की किसी भी कंट्री के। स्पेशली इटली के तो बहुत सारे केसेस अप्लाई कर रहे हैं, जर्मनी के बहुत सारे केसेस अप्लाई कर रहे हैं। जर्मन में लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट रहती है अगर स्पाउस ने जाना है, जिनके वहाँ पर ऑलरेडी वर्क परमिट के ऊपर हैं फैमिलीज, तो उनके जर्मन भी हम सिखाते हैं। तो इटली में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो जब ये हमारे पास आए, केस स्टडी किया, तो केस स्टडी करने के बाद इनके रिफ्यूजल में उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट मैरिटल रिलेशन हैज नॉट बीन सस्टेनेबल ड्यू टू द इनकंसिस्टेंसी ऑन द मैरिज सर्टिफिकेट।
तो ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं शेंगन की, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द ऑल द डॉक्यूमेंट व्हाटसोएवर वी विल अटैच विद द फाइल। अगर तो आपका कंसल्टेंट प्रॉपर है तो वो ऐसी टाइप की गलती मतलब करेगा नहीं। अगर वो इनकम्पिटेंट है वो 100% इस टाइप की जो स्टूपिड मिस्टेक्स हैं वो कर सकता है और आपकी मतलब कैरियर स्पॉइल कर सकता है और आप स्टक हो जाएंगे। तो इनको अभी मैंने हौसला तो बहुत दिया है कि मेरी ओर से तो मतलब 95% चांसेस है कि यू विल गेट इट, बट रिजल्ट फिर भी एम्बेसी ने देने हैं कि वीजा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड है कि वीजा ऑफिसर रिजल्ट कैसे देता है। अगर ये केस हमसे अप्लाई करता तो देन हम प्रॉपरली हर एक डॉक्यूमेंट को उसको रीड आउट करते, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर, या आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट लगाया। इसी तरीके से इन्होंने जो मैरिज सर्टिफिकेट लगाया था उसके अंदर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम स्लाइटली थी। अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा होता तो वो पहले बता देता मैरिज जब आपने रजिस्टर्ड करवानी थी कि ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवानी है जब मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है। तो जो ये चीज़ें हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट है इट इज़ नॉट चेंजेबल डॉक्यूमेंट इन इंडिया, तो ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो फिर जब ये आने के बाद फिर मैंने इनकी अभी एक रिव्यू पिटीशन तैयार की है। ये 2 पेज की रिव्यू पिटीशन है। इसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे क्लोजेस डाले हैं कि अगर कोई भी इसको पढ़ ले ना, पढ़ने के बाद वो 99% सेटिस्फाई हो सकता है कि यस एवरीथिंग जो बता रहा है बंदे की जेन्युइन है। ऐसी ऐसी चीजें मैंने इसके अंदर कोट किया है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आपका कंसल्टेंट वो ही टेक्निकल है जिसको अच्छी ड्राफ्टिंग है, जिसके अंदर माइंड है, नॉलेज है, वो ही एक अच्छा कंसल्टेंट है जो कि जेन्युइन केसेस के लिए एम्बेसी से फाइट करके उनका वीजा दिलवाए। अगर जेन्युइन है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपका केस जेन्युइन है तो हम एम्बेसी से फाइट करके भी वीजा ले सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट ही बोगस लगाकर केस डाला हुआ तो हम पहले नमस्ते कर देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे मैं कनाडा के केसेस के बारे में डिस्कशन करता हूँ कि आपका रिफ्यूजल भी हो चुका है, स्टूडेंट का है, टूरिस्ट का है, पीआर का भी केसेस है। अगर आप मुझे बताते हैं, हम कैप्स नोट देखने के बाद एम्बेसी से फाइट करके भी उनकी रिव्यू डाल सकते हैं, उनकी पिटीशन डाल सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने जो प्रॉपर लेटर बनाया हुआ, और ये जो लेटर मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। अगर आप भी इस लेटर को पढ़ेंगे ना, अपने कमेंट्स जरूर देना इस वीडियो में कि आप ये लेटर पढ़ने के बाद इस पर्सन को वीजा देंगे या नहीं देंगे, तो आपको भी जजमेंट आ जाएगी कि हाँ एक्चुअली वी आर द टेक्निकल पीपल। क्राउन इमिग्रेशन एक टेक्निकल लोग हैं जो एक्चुअली चीज को अंडर मतलब देखने के बाद फिर उसको प्रोसेस करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता हूं, अगर आपने इटली का केस कभी भी फैमिली रियूनियन केसेस अप्लाई करने हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। एक तो मैरिज प्रॉपर हो, उसमें एड्रेस प्रॉपर हो, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, उसमें भी हम बता सकते हैं कि उनके अंदर एड्रेसेस में क्या क्या चीज़ें प्रॉपरली मेंशन करवानी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर हो, हर एक डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग एड्रेस सेम होने चाहिए जो पासपोर्ट के अंदर है, मिलते होने चाहिए। ये ना हो पासपोर्ट के अंदर कुछ है उस डॉक्यूमेंट में अंदर कुछ है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां पर जो आपका स्पाउस है उसको वहां पे नोला ओस्ता अप्लाई करना पड़ता है। तो इसकी मैं कुछ रिक्वायरमेंट बता देता हूँ इटली के स्पाउस केसेस के बारे में। जो उनका आर्टिकल है 28, 29 और 30 उसके अंदर क्या बताते हैं, क्या रिक्वायरमेंट बताते हैं कि अगर आपने अपने स्पाउस को बुलाना है या अपने पेरेंट्स को बुलाना है जिनकी एज 65 से 63 साल से ज़्यादा हो चुकी है, वो भी इटली में जा सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को भी बुलाना चाहते हैं जिनकी एज 65 से ज़्यादा हो चुकी है, किस तरीके से बुला सकते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से आगे कंसल्ट करें, उसके लिए भी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। तो उसमें क्या है कि आपके पास एक तो एडिक्वेट अकोमोडेशन होनी चाहिए, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आपने अपने पेरेंट्स, स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों को बुलाना है। तो एडिक्वेट जो अकोमोडेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है, उन्होंने ये बताया कि सिंगल पर्सन के लिए 14 स्क्वायर मीटर, वहां पे मीटर चलते जैसे यहाँ पे स्क्वायर फुट चलते हैं, तो एक पर्सन के लिए 14 मीटर का घर होना चाहिए। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है 28 स्क्वायर मीटर का घर होना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो ऐड ऑन कर लीजिए कितना घर होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। और उसका लीज एग्रीमेंट जो कि वहां के नोटिस से एग्जीक्यूट होना चाहिए, और वो जो लीज एग्रीमेंट है एटलीस्ट
6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। तो ये चीजें आपने चेक करनी है जब आपने फाइल लगानी है, नहीं तो फिर ना तो नुलाउस्ता मिलेगा ना ही यहाँ पे कुछ और आपका वीजा मिल पाएगा। उसके बाद आपके सफिशिएंट रिसोर्सेज, तो आपकी वहां पर जो सैलरी है, जो वहां की सोशल अलाउंसेस मिलते हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जिन्होंने स्पाउस ने या डिपेंडेंट बच्चों को बुलाना है या पेरेंट्स को बुलाना है, आपकी जो सैलरी जो ऑलरेडी इटली के अंदर, वो कितनी सैलरी उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है। जैसे आप इंडिविजुअल हैं, आप वाइफ और 2 बच्चों के साथ इटली में जाना चाहते हैं, या हस्बैंड वाइफ है, आप वहां पर हैं और अपनी स्पाउस को बुलाना है, तो आपकी जो सैलरी है साल की 10,000 यूरो के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर आप स्पाउस हैं और साथ डिपेंडेंट 2 बच्चों को बुलाना है, फिर 12,000 यूरो साल की सैलरी होनी चाहिए। बच्चों के लिए वो वहाँ की गवर्नमेंट 14 साल से कम बच्चे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट अलाउंसेस देती है, मतलब हाथ से पैसा देती है अगर बच्चे आपके छोटे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप साल का 12,000 यूरो दिखाते हैं वहां पर अपनी इनकम, मतलब 1,000 यूरो पर मंथ, 12,000 यूरो की आपके पास एविडेंसेस हैं, तो आप अपने बच्चों को और स्पाउस को वहां पर इटली में बुला सकते हैं। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है। एक उनकी रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि वहां से बनाकर भेजें। तो ये डॉक्यूमेंट वहां पे मिनिस्ट्री में सबमिट करवाने पड़ते हैं, फिर नुलास्ता मिलता है, नुलास्ता यहाँ पर भेजते हैं, भेजने के बाद फिर वीजा की अपॉइंटमेंट फाइल भर के प्रॉपर इसका कवरिंग लेटर बना के एम्बेसी में सबमिट कराते हैं। एम्बेसी 1 महीने ले लेती है। उसके बाद वेरिफिकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद उनकी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे मैं वेरीफैक्ट के बारे में वीडियो डाली हुई है, व्हाट इज द वेरीफैक्ट, आप हमारे क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। एक वेरीफैक्ट एजेंसी है जो बहुत सारी एम्बेसीज ने हायर की हुई है, ऐसे ही इटली गवर्नमेंट ने भी हायर की हुई है। वो एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव जिस पर्सन ने अप्लाई किया होता है वीजा, उसके घर में विजिट करते हैं फिजिकली, वहां पर बहुत सारी चीजों को चेक करते हैं। हम हर एक चीज के बारे में बताते हैं। अगर वहां पर भी आप कोई गलती कर देते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस है वीजा रिजेक्शन होने के। तो आपका कंसल्टेंट प्रॉपर होना चाहिए अगर आपने अपना फैमिली यूनियन केसेस डालना है। और यहाँ पर हमारे मैक्सिमम लोग सिर्फ फाइल भर के काम खत्म करते हैं, मुझे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, काम खत्म। उसके बाद दे आर नॉट टेकिंग एनी हेडेक। तो वेरिफिकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं ताकि उस मतलब वेरिफिकेशन के वो चक्कर में अपनी वो फाइल ना रिजेक्ट करा लें। वो वेरिफिकेशन जो करते हैं, क्या पूछते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, उसकी पहले ही हम प्रिपरेशन करवा कर रखते हैं। उन्होंने आके क्या क्या आपसे पूछना है, इवन आपके घर भी जाएंगे, आपकी स्पाउस का जो इंडिया में घर है वहां पर भी जाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो ऐसी जो चीजें वो ही बता सकते हैं जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। तो ये मेरा एक फीडबैक था, केस स्टडी था, तभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों को भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी टेक्निकल केस पड़ा हुआ है फैमिली रियूनियन का, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। तो ये अभी हम आज डाल रहे हैं, इसका ये लेटर भी ये भी इधर से डालेगा, इसकी वाइफ से भी मैं एम्बेसी में एक लेटर डलवाऊंगा। उसके बाद इसका जब भी कोई डिसीजन आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा इनके साथ बैठ के, ताकि आपको पता चले कि हम कितने टेक्निकल लोग हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।